देखिए सर, ये सिलेबस अगर आपने अभी तक डाउनलोड नहीं किया तो इसको पहले डाउनलोड कीजिए। ठीक है, ये पूरा सिलेबस हमने पहले भी डिस्कस किया था। उसमें जो पहला पार्ट है, यूनिट वाइज हम कर रहे हैं। पहली यूनिट में क्या है आपका, मैट्रिसेस हैं। ठीक है, मैट्रिसेस हैं, टाइप ऑफ मैट्रिसेस, एलिमेंट्री रो एंड कॉलम ऑपरेशंस क्या होती हैं, और मैट्रिक्स, रैंक ऑफ मैट्रिक्स क्या है, आइगन वैल्यू, आइगन वेक्टर्स क्या है, करैक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या है, पूरा बीएससी का है। 13 यूनिट इसमें दे रखी हैं, तो एक एक करके हम इनको करेंगे। ठीक है, ये लगभग एलटी का जैसा सिलेबस था ना, उसी तरीके का है। पिछली बार एलटी का कोर्स हमने चलाया था, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों चलाए थे, तो उसमें से अभी 5 बच्चों का सिलेक्शन तो हो चुका है, उनके फ़ोन आ गए हैं। और भी बच्चे हैं जो बैच लिया था, उनमें बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। तो जिनका भी औरों का हुआ है तो उनको बहुत बहुत बधाइयाँ। ठीक है, तो इसी प्रकार हम इसके भी सिलेबस को कंप्लीट करेंगे, पढ़ेंगे इसको एक एक करके। तो देखते हैं, ये पहली यूनिट स्टार्ट कर रहा हूँ मैं आज, तो फर्स्ट यूनिट से ही करते हैं। पहली यूनिट ये है, तो इसको हम अगर डिस्कस करें तो स्टार्टिंग से बता रहा हूँ पढ़ने का जो तरीका हमारा रहेगा। पहले हम ज़रा थ्योरी पढ़ेंगे इसकी, फिर उसके बाद जितने भी और जो जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन बन सकते हैं या आए हैं उनको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे सर। ठीक है, तो मैट्रिक्स की अगर मैं बात करूं तो आप 12th से पढ़ते आ रहे हैं, मैट्रिक्स किसे कहते हैं। मैट्रिक्स की डेफिनेशन तो समझाने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी देखिए आप, क्या है, एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है। मैट्रिक्स क्या होती है, एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट होता है एम एन नंबर्स का। कैसे डिनोट करते हैं आप, ए आई जे लिखते हैं ना सर, इस तरीके से एम एन नंबर्स का एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट होता है। मैट्रिक्स क्या होता है, एम एन नंबर्स का एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट होता है। एक मिनट। ठीक है, एम एन नंबर्स का एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट होता है, जहाँ पे जो ए आई जे होते हैं ना सर, ए आई जे, ये आपके रियल नंबर भी हो सकते हैं, और ये ए आई जे आपके कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो सकते हैं। ए आई जे बिलोंग्स टू आइदर रियल नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, रियल नंबर का नोटेशन ये होता है, सी में इसको काट देते हैं। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो सकते हैं, रियल नंबर भी हो सकते हैं। कौन, ए आई जे जो आपके हैं। ठीक, या फिर फंक्शंस भी हो सकते हैं, ये जैसे वेरिएबल भी हो सकते हैं। ये नंबर में तो ये हो सकते हैं, फंक्शन भी हो सकते हैं, वेरिएबल भी हो सकते हैं। तो डिनोट करने का तरीका हमने कहा ये है। तो इसको जब आप लिखते हैं तो इस तरीके से बनाते हैं, A11, A12 अप टू एन सॉन A1n, A21, A22 अप टू एन सॉन A2n, AM1, AM2 अप टू एन सॉन AMN। ठीक है, ये है m क्रॉस n की मैट्रिक्स है, जिसमें से ये वाला जो पोर्शन है सर, देखिएगा, ये जो है इसको आप प्रिंसिपल डायगोनल या लीडिंग डायगोनल कह देते हैं। इसको क्या कह देते हैं आप, प्रिंसिपल डायगोनल या लीडिंग डायगोनल। ये आपका प्रिंसिपल डायगोनल हो जाता है या लीडिंग डायगोनल होता है। तो आप कहेंगे ये उल्टा भी तो होता है, उसे बैकवर्ड डायगोनल कहते हैं। उतना डिटेल में हमें जाने की ज़रूरत है नहीं। ठीक है, तो ये प्रिंसिपल डायगोनल कहलाता है। क्या कहलाता है, प्रिंसिपल डायगोनल कहलाता है। मैं बात कर रहा हूँ फील्ड जो है आपने लिया है ना, ये फील्ड का मतलब इसके अंदर के जो एलिमेंट है ना, रियल भी हो सकते हैं। मतलब मैट्रिक्स ऐसी भी तो होती है, ए इज इक्वल टू, आप मेरे से कहें 1 2 3 4, ये भी एक मैट्रिक्स है। और मैट्रिक्स को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, कैसे, आई 3 + 4i और -6i और ये 5, ये भी एक मैट्रिक्स है, ये 2 × 2 की मैट्रिक्स है। ठीक है, वो भी 2 × 2 की है, उसके अंदर के एलिमेंट क्या हैं, रियल हैं, और नीचे कॉम्प्लेक्स हैं। तो फील्ड आपका रियल भी हो सकता है और कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है, उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो दूसरी चीज़, ये एक अरेंजमेंट है। मैट्रिक्स क्या है, एक अरेंजमेंट है। अरेंजमेंट मतलब वेक्टर जैसा। और जो डिटरमिनेंट होता है, डिटरमिनेंट की बात करें तो पहली बात तो एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स इज ए डिटरमिनेंट। डिटरमिनेंट ए की बात करें तो एक स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि इसकी वैल्यू या तो आपके पास नॉन जीरो मिलेगी या तो आपके पास जीरो मिलेगी। अगर नॉन जीरो मिलती है तो वो कहलाता है नॉन सिंगुलर। क्या कहलाता है, नॉन सिंगुलर। ठीक है, और अगर जीरो मिलती है तो उसे क्या कहते हैं आप, सिंगुलर कहते हैं, उसे आप सिंगुलर कहते हैं।
तो ये जो डिटरमिनेंट के अकॉर्डिंग मैट्रिक्स डिफाइन, सॉरी, डिटरमिनेंट किसका मिलता है, डिटरमिनेंट डिटरमिनेंट एक स्क्वायर मैट्रिक्स का मिलता है, ठीक है, इसको आप इसको ब्रेक नहीं कर सकते हैं, ठीक है। कहने का मतलब डिटरमिनेंट एक स्केलर क्वांटिटी है, अकॉर्डिंग टू जीरो और नॉन जीरो हम, क्योंकि इसकी वैल्यू जीरो आएगी ना, एक मैग्नीट्यूड मिलेगा बस, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू जीरो और नॉन जीरो, सिंगुलर और नॉन सिंगुलर में आप इसको डिवाइड करते हैं, तो ये डिटरमिनेंट की कहानी है। और दूसरा क्या है, मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स क्या कहा, एक अरेंजमेंट है एम एन नंबर्स का, मैंने क्या कहा, मैट्रिक्स एम एन नंबर्स का एक अरेंजमेंट है। और जबकि डिटरमिनेंट क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स इज ए डिटरमिनेंट, हर स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है, डिटरमिनेंट होती है। ये तो मैट्रिक्स की डेफिनेशन हमने बात करी, ठीक है। अब अगर मैं आपसे बात करूं कि टाइप ऑफ मैट्रिसेस क्या होते हैं, जैसे कि पहला ही इसने जो हमें वो दिया है, आपके सिलेबस में मेंशन कर रखा है वर्ड, वो टाइप को डिफाइन करने के लिए कह रहा है। टाइप ऑफ मैट्रिसेस की अगर हम बात करें, टाइप ऑफ मैट्रिसेस की अगर हम बात करें, पहला आता है रो मैट्रिक्स, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, देखिएगा, रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स के बाद आता है आपके पास स्क्वायर में हम डिवाइड कर देते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स, उससे पहले नल मैट्रिक्स आता है सर, चलो यहाँ लिख देते हैं नल, क्योंकि नल मैट्रिक्स जो होती है ना आपकी, नल स्क्वायर भी हो सकती है, नॉन स्क्वायर भी हो सकती है। नल मैट्रिक्स के बाद ट्राइंगुलर मैट्रिक्स आता है सर, पहले हम लिख लेते हैं यूनिट मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स के बाद आपके पास आता है डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स के बाद आपके पास आता है, ये सारी आपने पढ़ रखी है। डायगोनल मैट्रिक्स के बाद क्या आता है, स्केलर मैट्रिक्स, जो हमने पढ़नी है यहाँ पे, स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स के बाद ट्राइंगुलर मैट्रिक्स आता है, क्या आता है, ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। ट्राइंगुलर को दो पार्ट में हम डिवाइड करते हैं, एक तो अपर ट्राइंगुलर, दूसरा लोअर ट्राइंगुलर, लोअर ट्राइंगुलर। फिर हम बात करते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स की, इसकी बात करते हैं सिमेट्रिक, और उसके बाद अगला आती है आपके पास स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बाद आपके पास आ जाता है हर्मिशियन मैट्रिक्स, क्या आता है, हर्मिशियन, हर्मिशियन मैट्रिक्स। हर्मिशियन मैट्रिक्स के बाद स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स आती है। उसके बाद हम मैट्रिक्स की बात करते हैं ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स के बाद आइडेम्पोटेंट, आइडेम्पोटेंट, उसके बाद निलपोटेंट, निलपोटेंट के बाद इनवोल्यूटरी मैट्रिक्स आती है, इनवोल्यूटरी मैट्रिक्स। उसके बाद मैट्रिक्स आती है यूनिटरी मैट्रिक्स, ठीक है, यूनिटरी मैट्रिक्स। इतनी सारी मैट्रिक्स आती हैं, इसके अलावा कोई छूटी होंगी तो हम डिस्कस कर लेंगे। बहरहाल ये मैट्रिक्स, इनके टाइप जो हैं ये हैं, ठीक है। इनको अगर हम एक एक करके समझते हैं तो समझने का कोशिश करिएगा आप। इनको समझने के लिए, जैसे जो पहली जो एक दो मैट्रिक्स आगे स्टार्टिंग वाली है ना, रो मैट्रिक्स, मतलब एक रो हो, कॉलम की कोई बाउंडेशन ना हो। जैसे मैंने ये कहूँ ना, ए आई जे लिखा मैंने, नोटेशन ध्यान से देखिएगा, ए आई जे, वन रो एम एन कॉलम, मतलब रो एक है, ये पहला रो को डिनोट करता है ना। जैसे आप ये लिखते हैं ए इज इक्वल टू, आपने जब लिखा यहाँ पे ए आई जे, तो इसमें ये वाला जो पार्ट है ये रो को रिप्रेजेंट करता है, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। अगर मैं आपसे कहूँ A3 4, तो आप कहेंगे थर्ड रो फोर्थ कॉलम का एलिमेंट है। आपसे कहूँ A2 3, सेकेंड रो थर्ड कॉलम का एलिमेंट है, कह देंगे आप, ठीक है। तो ये रो मैट्रिक्स की बात करें तो एक रो हो, कॉलम की कोई बाउंडेशन ना हो। जैसे मैं एग्जाम्पल वाइज लिखूं तो A इज इक्वल टू, मैंने लिखा 1 2 3 4, देखिए इसमें कॉलम की बाउंडेशन है 1 2 3 4 है, रो क्या है, एक ही है, तो इसको आप क्या पढ़ेंगे, 1 क्रॉस 4 ही तो पढ़ेंगे। इसी प्रकार कॉलम मैट्रिक्स की बात की जाए तो कॉलम मैट्रिक्स एक ऐसी मैट्रिक्स होगी, ए आई जे लिखूंगा, एक फिक्स होगा यहाँ पे देखिएगा, ठीक है।
आप इसको ए आई जे की जगह पे ए वन जे भी लिख सकते थे। इसी प्रकार यहाँ पे ए वन आई भी लिख सकते हैं, ये सॉरी ए आई वन भी लिख सकते हैं इसको। तो ये क्या करेंगे आप, एम क्रॉस वन लिख दो इसको। तो कॉलम मैट्रिक्स एक कॉलम हो, रो की कोई बाउंडेशन ना हो, तो वो कॉलम मैट्रिक्स आ जाती है। ठीक है, कॉलम मैट्रिक्स के बाद मैं बात करता हूँ सर नल मैट्रिक्स की बात करते हैं। ठीक है, लिख दिया एक एक करके, मैं लिख के समझा रहा हूँ आपको। उसके बाद मैं बात कर रहा हूँ नल मैट्रिक्स की। नल मैट्रिक्स नाम से ही है, उसी को जीरो मैट्रिक्स भी कहते हैं। ये मैट्रिक्स जीरो मैट्रिक्स आपकी रेक्टेंगुलर फॉर्म में होगी सर, स्क्वायर भी हो सकती है क्योंकि रेक्टेंगल के अंदर ही स्क्वायर आ जाता है ना, तो स्क्वायर भी हो सकती है वो, नॉन स्क्वायर भी हो सकती है। समझ रहे हैं आप मेरी बात को, स्क्वायर भी हो सकती है और नॉन स्क्वायर भी मैट्रिक्स हो सकती है। तो जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स की अगर आप मेरे से बात करें तो जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स को मैं कैसे लिखूंगा, नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स की अगर हम बात करें जिसके सारे अंदर के एलिमेंट जीरो हों तो उसको आप क्या कह देते हैं, नल मैट्रिक्स कह देते हैं। ठीक है, ये जैसे 2 क्रॉस 3 की मैंने एक नल मैट्रिक्स लिखी, ये नल मैट्रिक्स होगी। अब बात करते हैं सर हम स्क्वायर मैट्रिक्स की। किसकी बात करते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स की। स्क्वायर मैट्रिक्स, एक बात ध्यान दीजिएगा, कभी कभी डेफिनेशन से भी क्वेश्चन बन जाता है, इसलिए आपको डेफिनेशन तो पूरी पता ही होनी चाहिए ना। ये नहीं कि हमने पढ़ रखा है तो ये जानते हैं वाली बात नहीं। अभी मैं क्वेश्चन बताऊंगा इसके कैसे बनते हैं, पहले हम जरा डिस्कस कर लेते हैं इसको। ए इज इक्व टू, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ ए आई जे, और इस ए आई जे में एम और एन इक्वल हो जाते हैं, जब एम बराबर एन हो जाए तो उसको स्क्वायर मैट्रिक्स कह देंगे। उसको हम क्या कह देंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स कह देंगे। ठीक है, अब स्क्वायर मैट्रिक्स जब आपने पढ़ लिया तो तीन मैट्रिक्स इंपॉर्टेंट होती हैं, उनमें से एक है आपकी यूनिट मैट्रिक्स, एक है आपकी स्केलर मैट्रिक्स, और एक है आपकी डायगोनल मैट्रिक्स। क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स। तो इनको समझने की कोशिश करिएगा आप। बात अगर हम यूनिट मैट्रिक्स की करें तो एक ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके लीडिंग डायगोनल में 1 1 1 और लीडिंग डायगोनल के अलावा और सारे एलिमेंट्स जीरो हों। लीडिंग डायगोनल में 1 1 हो और सारे एलिमेंट्स जीरो हो जाएं तो उसको आप क्या कह देंगे, यूनिट मैट्रिक्स कह देंगे। देखिएगा स्केलर मैट्रिक्स की डेफिनेशन, एक ऐसी मैट्रिक्स जिसके लीडिंग डायगोनल में तो कोई कांस्टेंट हो, अगर वो कांस्टेंट 1 हो जाएगा तो यूनिट हो जाएगा, और सारे एलिमेंट्स जीरो हो जाएं, और सारे एलिमेंट्स क्या हो जाएं, जीरो हो जाएं, तो उसको आप क्या कह देंगे, स्केलर मैट्रिक्स कह देंगे। अब बात करते हैं एक डायगोनल की। ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके डायगोनल में आपने D1 D2 D3 लिख दिया और सारे एलिमेंट्स जीरो हों, डायगोनल के अलावा सारे एलिमेंट्स जीरो हों। डायगोनल में तो ये D1 D2 D3 हैं, उसके अलावा सारे एलिमेंट्स जीरो हों। डायगोनल के बारे में उसने ये नहीं बोला कि जीरो नहीं हो सकते, तो जीरो भी तो हो सकते हैं डायगोनल में। अगर मैं आपसे कहूँ, आप बताइए ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, क्या ये डायगोनल मैट्रिक्स हो सकती है? यस, डायगोनल के अलावा तो जीरो है ही इसमें, डायगोनल के बारे में कुछ नहीं बोला उसने। बात समझ रहे मेरी? तो डायगोनल मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करने का तरीका ये होता है, अगर ऐसा लिखा है डायगोनल ऑफ D1, D2, D3, D4, ये लिखा है, ठीक है, तो इसका मीनिंग ये हो जाता है आपका बी एक मैट्रिक्स है 4x4 की, क्या है, 4x4 की डायगोनल मैट्रिक्स है, जिसके डायगोनल में तो एलिमेंट क्या हैं, D1, D2, D3 और D4 हैं, और सारे के सारे एलिमेंट्स क्या हैं, जीरो हैं। तो ये क्या हो जाएगी, मेरी डायगोनल मैट्रिक्स हो जाएगी। सर इस बात को समझिएगा, क्या हो जाएगी, डायगोनल मैट्रिक्स हो जाएगी। अब बात करता हूं मैं डायगोनल मैट्रिक्स के बाद अगली मैट्रिक्स जो आती है आपकी, अगली मैट्रिक्स आती है, डायगोनल मैट्रिक्स समझ लिया हमने, स्केलर मैट्रिक्स समझ लिया, स्केलर समझ लिया, यूनिट मैट्रिक्स समझ लिया। अब आती है ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। सर क्या आती है, ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। ट्राइंगुलर मैट्रिक्स, इसको समझिएगा आप। ट्राइंगुलर मैट्रिक्स जो है ना, इसके दो पार्ट होते हैं सर, डेफिनेशन से ही आती है, दो पार्ट होते हैं। उसको समझने से पहले मैं एक चीज़ समझाऊं आपको, यहाँ देखिएगा, ए इज इक्व टू, यदि मैं
यहाँ पे A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, 3x3 की मैट्रिक्स लिखता हूँ, ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। अगर मैं आपसे कहूँ वो एलिमेंट बताओ जिनके लिए आई जे से बड़ा है, और वो एलिमेंट बताओ जिनके लिए जे आई से बड़ा है। आई जे से बड़ा ही देख लेते हैं। आई जे से बड़ा किसके लिए है, ये देखिए, इसके लिए ए आई जे लिखते हैं हम। मैट्रिक्स को लिखते कैसे हैं, ए इज इक्वल टू, आप ऐसे लिखते हैं ना, ए आई जे तरीके से। तो इसका मतलब इसमें ए आई जे जब आपने लिखा तो आई जे से बड़ा किसके लिए है, ए आई जे से बड़ा देखिए कौन कौन है, एक ये है, एक ये है, एक ये है, इनके लिए तो बराबर है और इनके लिए छोटा है। तो अगर मैं डेफिनेशन वाइज लिखता हूँ, किसी भी ट्राइंगुलर मैट्रिक्स के दो पार्ट आएंगे सर। पहला क्या आएगा, अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स आएगा। अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स जो होगी ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके आप देखिएगा बिलो द लीडिंग डायगोनल। बिलो द लीडिंग डायगोनल मतलब ये लीडिंग डायगोनल है, 3x3 की लिख रहा हूँ, ये जीरो नहीं लिखा है, ध्यान दीजिएगा। बिलो द लीडिंग डायगोनल ऑल एलिमेंट आर जीरो। मतलब मैथमेटिकली अगर मैं लिखता हूँ, जब मेरे पास ए आई जे बराबर जीरो हो, कब, जब आई जे से बड़ा है, ठीक है। ए आई जे जो आई जीरो, इतनी ही डेफिनेशन है। जब आई जे से बड़ा हो, तो आई जे से बड़ा मैंने आपको बताया ना इसमें इनके लिए है। तो इसका मतलब एक 3x3 की अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स आप मेरे से लिखो, कहोगे 3, 4, 5, 0, 6, 7, 0, 0, 8। ध्यान से बात को समझिएगा। 3x3 की मैंने क्या लिखी, अपर ट्राइंगुलर, ऊपर ट्राइंगल बन रहा है, ऐसे समझिए आप इसको। अब इसका ये मतलब नहीं है कि ये जीरो नहीं हो सकते हैं, ये भी तो है। एक ध्यान से देखो, a इज इक्व टू अगर मैं लिख दूं 0, 0, 0, 0, 0, 0, यहाँ पे जीरो लिखूं या कुछ भी जीरो भी लिख सकता हूँ, हाँ मैं पहले समझा रहा हूँ आपको, ठीक है। ये 8, ये भी तो अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स है। अपर ट्राइंगुलर में केवल इतना बोला गया है हमसे कि बिलो द लीडिंग डायगोनल जीरो होने चाहिए, जो मेरी कंडीशन को रख रहा है। देखिए, उसने ये कभी नहीं बोला कि डायगोनल में जीरो हो या नॉन जीरो हो, या ऊपर वाले जीरो हो या नॉन जीरो हो। उसने केवल इतना बोला, बिलो द लीडिंग डायगोनल यदि सारे मेंबर जीरो हो जाते हैं तो उसको हम अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स कह देते हैं। इसी प्रकार जब आपसे बोला जाए लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स क्या है, ट्राइंगुलर मैट्रिक्स क्या है, तो आप कहेंगे कि ए के अंदर ए आई जे टाइप के एलिमेंट आएंगे और ये m क्रॉस m की मैट्रिक्स होगी, मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स होगी। सच दैट कंडीशन क्या होगी, आप बताइए, ए आई जे का मान जीरो हो जाएगा जब आई जे से छोटा होगा या जे आई से बड़ा होगा। तो वो कौन होंगे उस अपर ट्राइंगुलर में, ये वाले, ये तो जीरो होंगे ही होंगे। और लीडिंग डायगोनल और नीचे वाले के बारे में हमसे कुछ नहीं कहा गया है। तो कुछ नहीं कहा गया का मतलब क्या हुआ, वो कुछ भी हो सकते हैं, वो कुछ भी हो सकते हैं, इस बात का ध्यान रखा जाए, ठीक है। अब मैं समझाता हूँ अगली मैट्रिक्स आपको, जो कि इम्पोर्टेंट मैट्रिक्स अब आ रही हैं। क्या क्या है बताइए मैंने, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और मतलब हिंदी वाला और, ठीक है। एक एक करके दोनों को समझते हैं, ध्यान से समझिएगा। इसकी सिमेट्रिक किसे कहते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक किसे कहते हैं। जब हम बात रियल फील्ड की कहते हैं ना सर, तब तो सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक वर्ड आता है। जब हम कॉम्प्लेक्स फील्ड में चले जाते हैं, यही हर्मिशियन और स्क्यू हर्मिशियन आ जाता है। कॉम्प्लेक्स फील्ड में भी तो मैट्रिक्स बनेगी, अभी उसको भी डिस्कस करेंगे। पहले मैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स बताता हूँ आपको। क्या बता रहा हूँ, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स जो होगी ना सर, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स, उससे पहले ट्रांसपोज तो आप समझते हैं ना। यदि A इज इक्व टू मैंने लिखा ए आई जे, तो A का जो ट्रांसपोज हो जाएगा सर, वो हो जाएगा ए जे आई, मतलब रो का कॉलम, कॉलम का रो हो जाना, वो ट्रांसपोज हो जाएगा। ये m क्रॉस n की थी तो ये n क्रॉस m की बन जाएगी, इसे ट्रांसपोज कहते हैं। सिमेट्रिक मैट्रिक्स की मैं बात कर रहा हूँ, ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को,
जिसमें ए ट्रांसपोज करके ए मिल जाता हो, या आप कह पाएँ ए आई जे की जो वैल्यू आ जाती हो ए जे आई के बराबर आ जाती हो, तो वो मैट्रिक्स आपकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाती है। अब सर बनाने का तरीका मैं आपको इसमें बताता हूँ। यहाँ पे जब आई बराबर जे रखेंगे कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, ध्यान दीजिएगा। 2x2 की बनाने का तरीका सिखा रहा हूँ मैं, ध्यान से देखिएगा। 2x2 की अगर आपसे सिमेट्रिक मैट्रिक्स लिखने के लिए कहा जाए तो सबसे पहली बात सॉल्व करने का तरीका, आप डायगोनल को फिल करना है। डायगोनल फिल करें, उसके बाद यहाँ अगर मैं डी रखता हूँ तो ये भी डी आएगा। क्या लिखा है? ए आई जे बराबर ए जे आई, मतलब A12 बराबर A21। तो ये 2x2 की आपके पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स आ गई। अब 3x3 को बनाने का तरीका बताता हूँ, देखिए। ए मैंने एक 3x3 की मैट्रिक्स बनानी है जो कि क्या है? सिमेट्रिक है। तो सबसे पहले आप डायगोनल में फिल करना, नंबर लिख देता हूँ मैं यहाँ पे। सबसे पहले डायगोनल में फिल करो, बनाने का तरीका बता रहा हूँ मैं आपको। फिर इस पहली वाली रो को देखो, इसको 7 और 8 लिख दिया मैंने। फिर ये वाला बचा आपका, ये 6 हो गया। तो अब ये अगर 7 है तो ये 7 होगा, आप जान रहे हैं। A12 A21, A13 A31 भी यही होगा, और ये 6 है तो ये भी 6 हो जाएगा। इन जनरल अगर मैं इसको नंबर न लेके ऐसे लिखता ABC, फिर किसको फिल करना है? FGH। फिर ये देखिए FGH कैसे फिल किया, फिर ऐसे फिल किया मैंने, फिर ऐसे फिल किया। अब कॉलम वाइज आएंगे हम। ये एफ है तो ये एफ हो जाएगा। कॉलम में तो कुछ लिखने की जरूरत ही नहीं है ना, आप सीधे ए आई जे इज इक्वल टू ए जे आई तो कह रहे हैं, ये आ जाएगा। इसी प्रकार अगर आप मेरे से कहें 4x4 की एक मैट्रिक्स बना के दिखाइए जो सिमेट्रिक है, तो मैं क्या करूँगा? सबसे पहले 4x4 यहाँ लिख के यहाँ पे लिख दूंगा मैं ABCD। सबसे पहला काम मेरा ये हुआ। अब यहाँ पे FG ये H, फिर IJ लिख दिया मैंने, बस अब बन गया आपका काम। और IJ के बाद एक यहाँ भी आएगा H। अब ये अगर F है तो ये F आएगा, ठीक है। और ये G है A13 तो A31 भी G होगा, A14 H है तो ये H होगा, A32 मतलब A23 ये I हो जाएगा। और उसके बाद अगर ये A42 ये J हो जाएगा। और बचा कौन? ये H है, A43 A34 H हो जाएगा ये सर, ठीक है। H है, H J K होगा, फिर ये वाला K हो जाएगा ना, एलिमेंट अलग अलग आएंगे ना। तो आपसे किसी भी ऑर्डर की सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनाने के लिए कहा जाए तो आप बना के रख देंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो इतना आसान है। अब जो इम्पोर्टेंट है इसमें वो स्क्यू सिमेट्रिक है, उसको समझने की कोशिश करिएगा। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को आप कैसे बनाएंगे, मैं पहले डेफिनेशन बताता हूँ, फिर बनाने का भी तरीका आपको बताता हूँ। ये गलत नहीं होगा कोई भी आपका। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आप देखेंगे, मेथड को ज़रा ध्यान से देखिए, फिर गलत नहीं होगा सर ये आपका। इतना मैं आपको बता दे रहा हूँ कि आपका गलत नहीं होगा कभी भी। डेफिनेशन में ट्रांसपोज तो आप समझे हैं ना, ट्रांसपोज का मतलब रो को कॉलम, कॉलम को रो कर देना ही ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स कहलाता है। रो को कॉलम, कॉलम को रो कर देना ही ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स कहलाता है। तो मैं बात स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की जब करता हूँ तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या कहना चाह रहा हूँ, मेरी बात को गौर से सुनिएगा कि एक कोई मैट्रिक्स ए जो कि स्क्वायर मैट्रिक्स है, ए आई जे टाइप की, M क्रॉस M टाइप की, अगर हम A का ट्रांसपोज कर दें तो -A के बराबर आ जाए, या आप AIJ इज इक्व टू -AJI कह दें, तो ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगी। क्या हो जाएगी? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगी। सर यहाँ पे ध्यान दीजिए, जब आप I बराबर J रखेंगे ना तो ये डायगोनल के एलिमेंट होंगे I बराबर J। कैसे आएंगे? देखो यहाँ से आप यहाँ I बराबर J रखिए तो AII इज इक्व टू -AII आएगा ना। मैं I बराबर J रख रहा हूँ तो इसको यहाँ लाओगे तो क्या आएगा? AII प्लस AII इज इक्वल टू 0। इट मीन्स 2 टाइम AII बराबर 0 आएगा, हाँ है ना। इसका मतलब AII का मान क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। मतलब स्क्यू सिमेट्रिक जो भी मैट्रिक्स होगी उसके लीडिंग डायगोनल में या डायगोनल में या प्रिंसिपल डायगोनल में एलिमेंट हमेशा 0 होंगे।
मैंने आपसे कहा एक 2x2 की मैट्रिक्स बनाओ जो स्क्यू सिमेट्रिक हो। जैसे ही आपने यहाँ 2 लिख दिया, मैंने कहा ये नहीं है आपके बस की, क्योंकि डायगोनल में तो 2 आ ही नहीं सकता है, 0 आएगा। अब बनाने का तरीका मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहला काम आप क्या करेंगे, 2x2 से ही बनाता हूँ। देखो 0 0 यहाँ फिल कर देंगे। अब यहाँ आपने 6 फिल किया तो यहाँ -6 आ जाएगा। मतलब ए जनरल वे में अगर एलिमेंट न लेके लिखूँ तो सबसे पहला काम यहाँ 0 फिल करेंगे, जैसे सिमेट्रिक में इनमें आप ए बी फिल कर रहे थे। तो अगर आपका यहाँ ए हुआ तो यहाँ -a हो जाएगा सर, ध्यान दीजिएगा। अब 3x3 बनाने का तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहला काम आपने डायगोनल में 0 फिल कर देना है। फिर यहाँ पे मान लेते हैं ये a है, ये b है, पहले इनको फिल किया, ये आपका c है, ठीक है। तो ये अगर a है तो ये -a आ जाएगा, अगर ये b है तो ये -b आ जाएगा, ये अगर c है तो ये -c आ जाएगा। ये वाला तो 0, ये वाला है, ठीक है। 3x3 की स्क्यू सिमेट्रिक ये हो जाएगी। इसी प्रकार अगर आप मेरे से कहेंगे कि 4x4 की स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनाओ तो वो भी बना देंगे हम। बता तो दिया मैंने तरीका क्या है, पहले ये 0 फिल करो, फिर इस लाइन को, फिर इस लाइन को, फिर इस लाइन को, फिर ये वाले तो आप लिख ही लेंगे, उसी का जस्ट अपोजिट करके साइन निगेटिव लगा दो, ठीक है। अब बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें बता रहा हूँ मैं आपको, कोई भी मैट्रिक्स स्क्वायर है, पहली बात देखिए, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/2 a प्लस a ट्रांसपोज प्लस 1/2 a माइनस a ट्रांसपोज। देखिए ये ए ट्रांसपोज का हाफ, ए ट्रांसपोज का हाफ, ए ट्रांसपोज आए तो ये कट के यहाँ क्या बचेगा, हाफ ए 2a/2, मतलब ए ही आ जाएगा। ए को ऐसे लिखा जा सकता है। तो हमने पढ़ा था बचपन में कि ये जो कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है तो वो दो मैट्रिक्सेस का सम होती है, जिनमें से एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है, दूसरी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है, ठीक है। एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी रिटन एज सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्सेस, ठीक है। आज मैंने ये स्टार्ट कर दिया आपका बेसिक का, बहुत थोड़ा सा कराया, धीरे धीरे करेंगे इसको, ठीक है। तो अगर आपने फॉर्म नहीं भरा तो पहले फॉर्म फिल कीजिए, उसके बाद सिलेबस लाइए, सिलेबस को पूरी तरीके से आप हार्ड कॉपी आपके पास होनी चाहिए। फिर इसको हम एक एक करके स्टार्टिंग से, बहुत टाइम आपको मिलेगा इसमें, बहुत ज़्यादा टाइम, तो आप ढंग से भी एक दिन का भी एक एक टॉपिक भी स्टार्ट करते हैं तब भी आप इसको आराम से कर सकते हैं, बिल्कुल बेसिक से। देखिए शॉर्ट तो कुछ होता नहीं है, पढ़ना आपको पड़ेगा और डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ये कोर्स जो है ये आसान नहीं है, पूरा बीएससी का कोर्स है और टफ भी नहीं है, कर सकते हैं आप, करना चाहें तो कर सकते हैं आराम से। हम इसको करेंगे, पूरा का पूरा कोर्स करने की कोशिश करेंगे, ठीक है सर।